कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवाय, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी को हमारे बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक 1 जून से लेकर 30 जून तक की जो समय अवधि है, आप सभी प्यारे प्यारे जातकों के लिए कैसा जाने वाला है। यह समय बहुत ज़्यादा अच्छा जाने वाला है, बहुत ज़्यादा शुभारंभ के साथ बहुत अच्छी ऊर्जाओं का समन्वय रहने वाला है, बहुत ज़्यादा शानदार जाने वाला है। क्योंकि इस बात को समझिएगा कि जून का जो महीना है एक प्रकार की ऐसी विशिष्टता अपने अंदर छुपा कर इसने रखी हुई है कि जितने भी संकट हैं इनकी समाप्ति का जो काल है वह इस महीने से शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ अब जो है धन जो है, ऊर्जा जो है धन की, वह आपको ढूंढते हुए आएगी। यानी कि धन जो है आपको खुद ढूंढता हुआ आएगा। अब कोई भी चीज़ अगर ढूंढती हुई आपको आ रही है और आपको उसके पास नहीं जाना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो भाग्य वाला सेक्शन है वह बहुत अधिक मजबूत हो रहा है आपका जून के महीने में। चलिए, ये जो प्रभाव है इनको बहुत अच्छे से समझाने का मैं प्रयास करूंगा, प्रार्थना करूंगा। लेकिन सबसे पहले हम सभी 9 ग्रहों के निमित्त एक बार जो गोचरीय व्यवस्था है उस पर दृष्टि डाल लेते हैं। सूर्यदेव 15 जून तक वृषभ राशि पर गोचर रहेगा इनका, फिर 15 जून से लेकर फिर 16 जुलाई तक मिथुन राशि पर गोचर रहेगा। ध्यान बना के रखिएगा प्यारे प्यारे जातक कन्या राशि के कि वृषभ राशि जो है वह शुक्रदेव का साइन है, सूर्य शुक्र की बहुत अच्छी नहीं निपती है। मिथुन राशि जो है वह बुध बाबा की, सूर्य बुध की बहुत अच्छी जमती है। तो मूल क्या निकला? मूल निकला कि सूर्य देव की परफॉर्मेंस वृषभ राशि में थोड़ी डाउन रहती है और मिथुन राशि में जैसे ही पहुंच जाते हैं बहुत ज़्यादा निखर जाती है। यानी सूर्यदेव का आशीर्वाद भी वो जो है 15 तारीख के बाद से बढ़ने वाला है। मंगल देव को समझिएगा 7 तारीख तक, यानी 7 जून तक के नीच प्रभावी जो बने हुए थे कर्क राशि में उससे मुक्त हो जाएंगे। उसके पश्चात फिर 28 जुलाई तक सिंह राशि पर गोचर रहेगा और सिंह राशि पर पहले से केतु बाबा बैठे हुए हैं। समझेंगे हम इसको भी, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा अंगारक ऊर्जा वो भी बढ़ेगी और थोड़ा सा पिशाच योग वाली ऊर्जा वो भी बढ़ेगी। तो क्या हमारे को ध्यान बना के रखना है? बुध देव बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 बार इनका परिवर्तन होगा। 6 जून तक वृषभ राशि पर गोचर, 6 जून से फिर 22 जून तक ये रहेंगे मिथुन राशि पर, अपने घर में आ जाएंगे। उसके पश्चात 22 जून से लेकर फिर काफ़ी लंबे समय तक यानी 30 अगस्त तक कर्क राशि पर इनका गोचर रहेगा। बृहस्पति बाबा 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक बने रहेंगे मिथुन राशि पर गोचर और 14 तारीख से फिर ये हो गए अतिचारी पूरे 8 साल तक, यानी बहुत तेज़ स्पीड हो गई, फास्ट फॉरवर्ड हो गया। साथ ही साथ 27 दिनों के लिए अस्त होने वाले हैं, तारा डूबने वाला है 12 जून से लेकर 9 जुलाई 2025 से 27 दिनों तक अस्त प्रभावी बने रहेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ों का हमारे को ध्यान बना के रखना है क्योंकि अस्त तो हैं ही लेकिन साथ में अतिचारी भी हैं। कुछ भी अंदाजा सटीक लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल बना रहता है। शुक्रदेव 31 मई से लेकर 29 जून 2025 तक मेष राशि पर गोचर, फिर 29 जून से लेकर 26 जुलाई 2025 तक वृषभ राशि पर स्वग्रही होकर गोचर, यानी महीने के एंड में शनिदेव के सीधे संपर्क में आ जाएंगे और अपने घर में आ जाएंगे। मंगल बाबा की थोड़ी खटपट इनकी भी बनी रहती है, जैसे सूर्य बाबा की वृषभ राशि में बनी रहती है ना, तो यहाँ पर शुक्र की मंगल के साथ बनी रहती है। शनि बाबा 29 मार्च 2025 से 3 जून 2027 तक मीन राशि पर गोचर प्रभावी रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी जातकों के लिए। राहु और केतु के संदर्भ में 18 मई 2025 से परिवर्तन हुआ है, आगे पहुँचे यानी एक्स्ट्रा पीछे आए हैं, पीछे आ रहे हैं, इनका आगे बढ़ना कहा जाता है। तो राहु 5 दिसंबर 2026 तक बने रहेंगे कुंभ राशि के ऊपर और सिंह राशि के ऊपर बने रहेंगे हमारे प्यारे से केतु बाबा। अब समझिए जो बात जो कही गई है उसको सार्थक तरीके से लॉजिकली इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूँ। देखिए, शनि बाबा जहाँ बैठते हैं आपकी कुंडली में बैठे हुए 7वें भाव पर, शनि बाबा का एक नियम है कि जहाँ मैं बैठूँगा उस सेक्शन की मेरी जिम्मेदारी रहेगी। साथ ही साथ मैं ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दूँगा कि आपको ऐसे ऐसे कार्य करने पड़ेंगे, उस आधार पर मेरी जो जिम्मेदारी है वो फलित होगी। जैसे टर्म एंड कंडीशन लग जाती है ना कि मेरी जिम्मेदारी है अगर आप ऐसा करते हो, ऐसा व्यवहार करते हो। अब आपको केवल यह चीज़ समझनी है कि ये जो 7वां सेक्शन है, यह 7वां सेक्शन है मूल रूप से आपके पास जो हर महीने धन आता है, ये उसका सेक्शन है। तो इसकी जिम्मेदारी शनि बाबा ने ले ली, तो इसकी जिम्मेदारी आप थोड़े समय के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब आपने क्या ध्यान रखना है? ये ध्यान रखना है कि 29 तारीख के बाद से यह शुक्र बाबा आ जाएंगे 9वें भाव पे, जहाँ पर वृषभ राशि लिखी हुई है। उसके पश्चात ठीक है वो आगे मूव कर जाएंगे।
लेकिन ये जो साइन जो बना हुआ है ये भाग्य सेक्शन है। भाग्य सेक्शन के ऊपर शनि बाबा की तीसरी दृष्टि बनी हुई है और जो घर है वो शुक्र बाबा का ही बना रहेगा। तो घर के ऊपर शनि बाबा देख रहे हैं, जिम्मेदारी कहाँ की लेते हुए देख रहे हैं, आपके सातवें सेक्शन की जिम्मेदारी लेते हुए देख रहे हैं। देखिए, एक जातक है धन कमाता है, लेकिन धन जब खर्च करने का समय आता है तो थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है अपने खर्चों के संदर्भ में, थोड़ा सा ना एक पर विचार करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि शनि और शुक्र दोनों ही कुंडली में कमज़ोर बने हुए हैं, आपस में कुछ भी संबंध नहीं बन रहा है या किसी न किसी रूप में वीक बने हुए हैं। लेकिन जो जातक बिल्कुल भी सोचता नहीं है, ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी एडवांस में ले आता है कि भविष्य में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, मुझे तो ऐसा सही लगा मैंने कर दिया, और उससे उसके डेली रूटीन के खर्चे जो हैं, दैनिक जो खर्चे, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यानी शनि और शुक्र का मेल हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ मेल हो रहा है, तो वो मेल ये समझ जाइएगा आने वाले 2.5 साल तक बना रहेगा। भले ही शुक्र बाबा जो है वो आगे मूव करके पहुंच जाएंगे आगे, मतलब अपना जो साइन है भाग्य स्थान से निकल के फिर 10वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, लेकिन घर तो वही रहेगा। तो इस आधार पर समझ जाइएगा कन्या राशि के जातक वित्तीय समस्या नहीं आने वाली है, बल्कि बहुत अच्छा आशीर्वाद बना ही रहेगा। लेकिन शनि बाबा खराब मत करिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आपका जीवन साथी है उसका निजी तौर पर आप हृदय दुखाओ और बाहर जाकर फिर जो है ये कल्पना करो या इस प्रकार का व्यवहार रखो कि जो है बहुत कुछ अच्छा हो जाए। क्योंकि जो व्यक्ति घर से डाउन है ना, चाहे वो निजी कारणों से डाउन है या उसकी प्रकृति के कारण डाउन है, यानी कि सामने वाला व्यक्ति उसको परेशान कर रहा है या उसकी प्रकृति ऐसी है उससे दूसरे परेशान हो रहे, कुल मिला के घर रुकने लग जाता है। यह एक मूल है शनि को समझने का, क्योंकि जो भी आश्रित जन है, हम पे जो आश्रित जन है, सबसे पहले हमारा जीवन साथी जो हमारे पे पूर्णतः आश्रित है, वह सीधे तौर पर शनि को दर्शाता है। तो शनि हमारी जिम्मेदारी ले रहे हैं तो हमारे को थोड़ा सा सम्मान बना के रखना है। अब थोड़ा सा इस बात को समझिए बुध बाबा को। देखिए, बुध बाबा 9 सेक्शन से निकल कर सीधे पहुंचेंगे 10वें सेक्शन पे, 10वें सेक्शन से निकल के पहुंचेंगे 11वें सेक्शन पे। 11वें सेक्शन की एक गरिमा है कि कोई भी ग्रह हो, कैसा भी ग्रह हो, यहाँ पर केवल अच्छे प्रभाव ही देगा। ये इस सेक्शन की एक अहमियत है जिसका सभी ग्रह पालन करते हैं। राहु भी पालन करता है, केतु भी पालन करता है, शनि बाबा भी पालन करते हैं, सभी ग्रह इसकी पालना करते हैं। यह शुभता जो है शुभ पंचम त्रिकोण भाव और शुभ नवम त्रिकोण भाव में भी देखने को मिलती है, लेकिन कंपैरिजन करोगे नंबर 1 पे आता है आपका 11 सेक्शन। भाग्य के संदर्भ में एक खोजबीन वाला स्वभाव कि क्यों नहीं मैं अच्छा कार्य कर पा रहा हूँ, क्यों नहीं कर पा रही हूँ, ये खोजबीन वाला स्वभाव जो है वो एक्टिव हो जाएगा जैसे ही 9 सेक्शन से इनका रिलेशन होगा। उसके पश्चात जैसे ही 10वें सेक्शन में आएंगे, वो खोजबीन वाला स्वभाव है आपको रिजल्ट देना शुरू करेगा आपके कर्म क्षेत्र के ऊपर। इसका सीधा प्रभाव आपके घर के आंतरिक माहौल पे पड़ेगा। निजी तौर पर प्रसन्नता वाला माहौल, एक मंद मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी ही रहेगी। जब ये 11वें सेक्शन में पहुंच जाएंगे, अब आपको यह चीज़ अच्छे से पता है कि मेरे खर्चे ऐसे हैं और वित्तीय आधार पर मजबूती के लिए मुझे पैसे को घुमाना आना चाहिए। बुध जो है निजी तौर पर एक ऐसे माहौल से आपका संबंध स्थापित करवा देंगे जहां पर केवल और केवल चर्चा यही रहेगी कि उत्तम भविष्य निर्माण के लिए किस तरीके से पैसे को घुमाया जाता है, और किसी भी रूप में आपको वहां पर परेशानी जो है बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। मूल मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि ये जो महीना है, जून का जो महीना है, जैसे ही 6 तारीख के बाद से जो समय आना शुरू होगा, आर्थिक रूप से मजबूती देना ये शुरू कर देगा। साथ ही साथ उसमें जो आपकी मीठी मीठी वाणी है वह एक बहुत बड़ा रोल निभाएगी। तो निजी प्रार्थना रहेगी, कर्कश वाणी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपकी, और थोड़ा सा धैर्य आपके पास होना ही चाहिए गुण के रूप में। अब समझिए थोड़ा सा सूर्य बाबा को। देखिए, सूर्य बाबा 10th सेक्शन में आ जाएंगे, तो ऐसा समझिए कि 10th सेक्शन पे परफॉर्मेंस तो बढ़ जाएगी, लेकिन थोड़ा सा आपकी जो कार्य करने की नीति है वह दूसरों पे आप थोपना भी शुरू कर दोगे। क्योंकि देखिए, कन्या राशि का जो जातक है ना, कन्या राशि का जातक बहुत अच्छे तरीके से एक बड़े संस्थान को रन कर सकता है। सारे थोड़ी हैं कन्या राशि के जातक। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आपको थोपना नहीं है, बल्कि जो आपसे अनुज है, आपसे जो छोटे हैं, उनको थोड़ा सा तैयार करना है, जिससे आने वाले समय में आप उनको बड़े धैर्य के साथ, बड़े विश्वास के साथ उनके कंधों के ऊपर आप अपना कार्यभार डाल सको, निश्चित तौर पर थोड़ा सा फ्री होकर एक बड़े प्रोजेक्ट में पुनः लग सको। तो ये चीज़ ध्यान बना के रखनी है। इस चीज़ में थोड़ा सा बिगाड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात का आपने थोड़ा निजी तौर पर ध्यान बना के रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर जो
गुरु बाबा बैठे हुए 27 दिनों के लिए जो अस्त हो जाएंगे। 27 दिनों के लिए अस्त होने का मतलब यह चीज़ है कि सीधा प्रभाव आपका यह पड़ने वाला है कि हो सकता है कि एक वॉच जो अपने कर्म क्षेत्र के सेक्शन पे बना के आप रखते हो, अपने घर के आंतरिक माहौल पे आप बना के रखते हो, वो वॉच जो टाइम है वो आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाए या हट जाए। उसके कारण से एक निजी तौर पर कुछ व्यवस्था थोड़ी सी भंग हो सकती हैं। कुछ ऐसा हो सकता है कि अमुक व्यक्ति जो है हमने सैलरी पर रखा था, कुछ एडवांस लेके चला गया और हमने थोड़ा सा विश्वास करके उसके ऊपर ये चीज़ जिम्मेदारी सौंप दी। अब वो सम्मुख व्यक्ति फ़ोन नहीं उठा रहा है या हमारे को बड़ी दिक्कत आ रही है। और ऐसा हो सकता है कि कर्म क्षेत्र के संबंध में कहीं पे हमारे को वित्तीय मदद की ज़रूरत थी, हमने कहीं पे जो है इसको अप्लाई करा था और वहाँ से फिर हमारे को निराशा देखने को मिली। साथ ही साथ इस चीज़ को समझिएगा, जो आंतरिक जो माहौल है, निजी जो माहौल है आपके घर का, वहाँ पर कुछ ऐसा हो गया कि भाई कितना भी हम इनके साथ सपोर्ट कर लें, समझना नहीं चाहते हैं। यानी कि एक बात समझ लीजिए कि बरकत के संदर्भ में निश्चित परिणाम नहीं देखने को मिल रहे हैं। इस कारण से हमारा जो फोकस वो हट सकता है। 27 दिनों तक हमारे को पूरी मैच्योरिटी के साथ इस फोकस को बना के रखना है। यह है अष्प्रभाव से आने वाले दुष्प्रभाव, जिसके संपर्क में हमारे को स्वयं को नहीं आने देना है, बच के चलना है। साथ ही साथ अब आप ना मंगल बाबा को थोड़ा समझने का प्रयास करिए। देखिए, मंगल बाबा बेशक लाभ स्थान पे बैठे हुए हैं, लेकिन आदि पावर के साथ बैठे हुए हैं, लेकिन 7 तारीख के बाद से जब ये केतु बाबा के पास पहुंच जाएंगे, पिशाच योग की ऊर्जा, ये अलग प्रकार का पिशाच योग होता है। शनि राहु से थोड़ा सा अलग इसका प्रभाव होता है, क्योंकि देखिए अंगारक जो स्थिति है वो राहु के साथ भी बनती है, लेकिन राहु के पास बहुत तीव्र बुद्धि है और मंगल के पास तो शरीर नहीं है, ना आंखें हैं, ना वाणी है, ना मस्तिष्क है, केवल हृदय है। और हृदय के आधार पर जजमेंटल नेचर जो वो लागू कर देता है, थोप देता है मंगल के ऊपर। अब मंगल के पास 2 मार्ग हो जाते हैं दुष्प्रभाव में अगर आ जाता है। एक तो पराक्रम बढ़ जाता है, पराक्रम बढ़ जाता है नेगेटिव रूप में, इतना तीव्र गुस्सा आने लग जाता है कि बात का बतंगड़ बनाने लग जाता है जातक, या फिर जातक जो इस प्रकार से सुस्त हो जाता है कि मेरे हृदय में अभी तक ये चीज़ समझ में नहीं आई है, इसलिए मैं उठ के नहीं जाने वाला अमुक कार्य के लिए। और अगर मेरे हृदय में ये बात आ गई है कि मुझे शाम को इतने बजे एक मीटिंग के लिए जाना है और उससे जो है मेरे कैरियर में मजबूती मिलेगी, लेकिन मेरे ही किसी अपने ने टोक दिया कि आपको जाना चाहिए, तो आपने कैसे मुझे समझा दिया, अब आप हमें समझाओगे। तो एक निजी अहंकार ये साथ में लेकर चलने लग जाता है ऐसा जातक जो मंगल केतु से निकलने वाले दुष्प्रभाव की चपेट में आ जाता है। अच्छा प्रभाव क्या रहेगा? अच्छा प्रभाव यह रहेगा कि हमारे को सिर्फ यह देखना है कि किसी भी रूप में हमारी परफॉर्मेंस डाउन नहीं होनी चाहिए, किसी भी रूप में क्रोध जो हमारे सर के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए, कि क्रोध आने से लक्ष्मी जी भागना शुरू कर देती हैं और हमारे को उनको तो अपने पास बिठा के रखना है, उनके जो है चरण हमारे को दबाते ही रहने हैं। तो जहाँ क्रोध आया वह लक्ष्मी जी बिगड़ना शुरू हो जाती हैं। ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है। केवल जातक का अगर पिछला कर्म, पिछले जन्मों का कर्म ऐसा है कि लक्ष्मी जी मजबूरी में बनी रहेंगी तो ये बनी रहती हैं, नहीं तो जहाँ क्रोध आया लक्ष्मी जी चंचल है वहाँ से हटना शुरू हो जाती हैं। तो ये मंगल केतु वाली जो बात है ये बहुत तीव्र गति से आपको गुस्सा भी दिलवा सकती है, सम्मुख पड़ी हुई चीज़ को अनदेखा भी करवा सकती है, ऐसा भी करवा सकती है कि आपने ही किसी व्यक्ति को सपोर्ट करा और उसको बुलाया कि आप मुझे इस विषय में समझाइए, उसने समझाना शुरू करा और वहाँ पर आपका निजी अहंकार टकरा दिया कि बताइए आप तो हमारा अपमान करने का प्रयास कर रहे हैं, ये भला क्या बात हुई। तो उससे व्यर्थ में आपका जो है टेंशन वाली चीज़ है वो बढ़ सकती है और परफॉर्मेंस जो कहीं की कहीं पहुँच जानी चाहिए थी वह थोड़ी सी रुक सकती है। लेकिन इसका पॉजिटिव क्या है? पॉजिटिव ये है कि सतर्कता मेरी बहुत अधिक बढ़ गई है, मैं बिल्कुल भी काम को नहीं टालता हूँ। आज का जो काम है उसको मेरे को अभी ही करना है, कोई बात नहीं, बाकी काम एडजस्ट हो जाएंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कौन सा ज़रूरी काम है और कौन सा काम जो है वो कुछ दिनों के बाद करा जा सकता है या कल पे टाला जा सकता है। ये एक पॉजिटिविटी मंगल केतु से मिलती है। ध्यान बना के रखिएगा कि अगर आप व्यर्थ में चीज़ें थोपोगे तो कर्म क्षेत्र आपका डिस्टर्ब बना रहेगा, व्यर्थ में चीज़ों को टालोगे तो मंगल केतु के दुष्प्रभाव वाली ऊर्जा उसके संपर्क में आ रही है और व्यर्थ में अगर जो है गुस्सा करते रहोगे तो पूर्ण रूप से इसकी चपेट में आ चुकी हो। ये सावधानी के रूप में मैंने पहले से ही आपसे प्रार्थना कर दी है। निजी तौर पर कन्या राशि का जातक जो है वह बड़े लेवल के काम करता है, बड़े प्रोजेक्ट संभालता है, तो उसकी नेचर में भी बड़ी बातें होनी चाहिए। अगर नहीं है तो किस आधार पर फिर ये बात सटीक बैठेगी कि एक बड़ी संस्था को ये जो है रन कर सकते हैं। इस बात का निजी प्रार्थना रहेगी
ध्यान बना के रखिएगा, इसी में आपका कल्याण निहित है। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा जय माता। भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं